गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तमाम देखने चाहने और सुनने वालों को डॉक्टर संजय की तरफ से एक बार फिर से सलाम, आदाब और नमस्कार और बहुत बहुत खुश आमदीद। दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे अल्लाह के फजल व करम से। और जैसे कि हम हर रोज कोई ना कोई गेस्ट आपके सामने लाते हैं, और इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज एक और बड़ी खूबसूरत शख्सियत को आपके सामने लेके आए हैं, जिनका नाम मुदस्सर हुसैन है। ये एक यूट्यूबर है और हमें आज जो है यूट्यूब के बारे में बताएंगे, और सोलर सोलर सिस्टम स्पेशलिस्ट हैं, सोलर सिस्टम के बारे में बताएंगे। और आपको इनके मुतालिक कुछ भी जानना हो यूट्यूब के मुतालिक या सोलर सिस्टम के मुतालिक, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमारे गेस्ट को आइए सबसे पहले वेलकम करते हैं। मुदस्सर, वेलकम। और मजीद इनके बारे में जानने के लिए इनको ज़बानी सुनते हैं। ये कौन है जी? मुदस्सर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय कुमार साहब, आपने जो है वो मुझे अपने इस लाइव शो में इनवाइट किया और यूट्यूब के रिलेटेड और सोलर एनर्जी पर बात करने के लिए जो टॉपिक आपने सिलेक्ट किया, बहुत शुक्रिया आपका। जी सर। जी, थैंक यू मुदस्सर। मैं आपका मशकूर हूँ और शुक्रगुजार भी हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला हमारे व्यूअर्स के लिए और आगाही के लिए कि आजकल के इस जदीद जो में जो है, आज के जो नौजवान है खास तौर पे, उनको यूट्यूब के बारे में और सोशल मीडिया के बारे में आगाही के लिए आपने यहाँ पे आए। और अब मैं व्यूअर्स के साथ बोलना चाहता हूँ कि आज जो मुदस्सर हुसैन है, यूट्यूब के सिलसिले में यूट्यूब क्या है और उसके मुताबिक कुछ बातें करेंगे। साथ में साथ सोलर सिस्टम क्या है, उसके क्या फायदे हैं, और उससे बिल की कमी कैसे आ सकती है, कैसे एक आम आदमी जो मजदूर है वो कैसे इसको लगवा सकता है। तो इन सारी चीजों पे बातें करेंगे। उसके अलावा आपने कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आइए आगाज करते हैं मुदस्सर भाई से। मुदस्सर भाई, मेरा पहला सवाल आपसे है कि जो ये सोलर सिस्टम क्या है, इनको सरली जुबान में हमारे व्यूअर्स को समझाएं। जी भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया और स्टार्ट ही आपने बहुत अच्छे अंदाज से किया, तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि सोलर एनर्जी, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि हम सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करते हैं, यानी सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करने के तरीके को हम सोलर सिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी एक मिसकंसेप्शन है, वो उसको थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। और मैं जब भी कभी लाइव लाइव शो मेरा होता है तो मैं ये चीज हमेशा एक्सप्लेन करता हूँ कि हम जिसे सोलर सिस्टम कहते हैं, जैसे कि हर दुकान है, हमारी भी दुकान है, तो हमने भी ए टू जी सोलर सिस्टम ही नाम रखा हुआ है, क्योंकि ये पाकिस्तान की मार्केट और पाकिस्तान में मशहूर भी है। इंटरनेशनल जो इसका नेम है सर, वो नाम है पी वी सिस्टम। पी लाइक पाकिस्तान और वी मतलब वैन, पीवी सिस्टम इसका इंटरनेशनल नेम है। लेकिन हम इसको सोलर सिस्टम कहते हैं। अब हम इसको अगर हमने इसको वेरीफाई करना हो कि जी ये जो सोलर पैनल वगैरह हैं और ये जो बिजली पैदा करना और ये सारी चीजें जो हैं, ये सोलर सिस्टम इसको हम नहीं कहते, पीवी सिस्टम कहते हैं। तो ये कैसे करते हैं? आप गूगल पे अगर सिर्फ लिखेंगे सोलर सिस्टम लिखेंगे तो आपको कोई एक भी सोलर पैनल, बिजली, इन्वर्टर कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा। और उसकी वजह क्या है कि हमें ये सूरज का निजाम, सियारे, मदार, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। क्योंकि सोलर सिस्टम तो ये अभी अभी कोई 100 साल भी आप इसको समझे नहीं हुए, लेकिन सूरज का निजाम तो काफी अरसे से है। तो यही वजह है कि जब भी आप सोलर सिस्टम लिखेंगे तो उसमें आपको वो मदार और इस तरह की चीजें मिलेंगी। लेकिन अगर आप पीवी सिस्टम लिखेंगे तो फिर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब सोलर सिस्टम, अगर आप सोलर एनर्जी सिस्टम लिखेंगे तो फिर आपको जो है वो डेफिनेटली ये सारी चीजें जो सोलर के रिलेटेड हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो ये पीवी क्या है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पीवी से मुराद ये है, जो इसका इंटरनेशनल जो नेम उन्होंने बनाया, इसका मतलब है फोटोवोल्टिक सिस्टम, पीवी। अब ये फोटोवोल्टिक सिस्टम, मैं इसको आसान अल्फाज में बयान करूंगा। हमने अक्सर ये जब फिजिक्स में पढ़ा था, 8वीं में भी पढ़ा था और 5वीं में भी, और आगे जाके जब डीई किए तो तब भी हमने एक लफ्ज एक पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस, कि पौधे जो हैं वो सूरज की रोशनी के जरिए जो खुराक तैयार करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस का जब लफ्ज आया तो इसमें हमें एक फोटो देखने को मिला।
तो फोटोसिंथेसिस, इसी के साथ हमें सूरज की रोशनी भी देखने को मिली। फिर एक लफ्ज हमने और सुना कि फोटोग्राफी। अगर आप फोटोग्राफी की इंटरनेशनल डेफिनेशन देखें तो उसकी डेफिनेशन फोटोग्राफी की ये है कि पेंटिंग विद लाइट इज कॉल्ड फोटोग्राफी, कि जब आप रोशनी की मदद से पेंटिंग करते हैं तो वो फोटोग्राफी कहलाती है। सो इसमें भी फोटो का लफ्ज आया तो आपका जो है वो रोशनी की बात आ गई। तो यही बात जो है, यानी आप इसको देखें कि जब आप रोशनी की मदद से जब आप बिजली पैदा करते हैं तो उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यही वजह है कि फर्ज किया मेरे पास अभी कोई सोलर सिस्टम है, सोलर पैनल अगर मेरे पास अभी मौजूद है, तो उसको मैं इस रोशनी में भी अगर यहाँ पे लेकर आता हूं तो वो इस वक्त भी वो पावर देगा। अब वो उतनी पावर नहीं होगी जितनी वो हमें धूप में देगा, लेकिन इस वक्त भी वो हमें कुछ ना कुछ जो है वो जनरेशन लाजमी देगा। यानी अगर वो आप ये समझिए कि 40 वोल्ट का है तो वो हमें 20 वोल्ट 15 वोल्ट लाजमी देगा, क्योंकि हम उसको रोशनी दे रहे हैं। अब सूरज नहीं है, कमरे में सूरज नहीं है, तो वो अगर हम उसको खाली सोलर सिस्टम कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ सोलर की रोशनी पे काम करेगा। तो जब चूंकि मैं ये 2010 से काम कर रहा हूँ और मतलब मेरा ये पैशन भी है और मेरा प्रोफेशनल भी है, तो इसलिए मैंने इसके हर उस पॉइंट को देखा और समझा जो मेरे माइंड में आया। तो मैंने शुरू में ये देखा कि जी सूरज की रोशनी है तो ये टेम्परेचर पे काम करता है। तो मैंने क्या किया, गैस वाला चूल्हा जला दिया, उसके ऊपर छोटा सोलर पैनल रख दिया, और फिर मैंने कहा कि मैं देखता हूं कि ये टेम्परेचर हीट हुई है, ये कितनी जनाब बिजली पैदा करता है। तो वो मैंने देखा वो जनरेशन कर तो रहा था लेकिन काफी कम जनरेशन थी, लेकिन कर रहा था। तो फिर मैंने कहा कि जब मैंने, चूंकि मेरे जो ज्यादातर टीचर्स हैं वो, मैंने 2010 से इसको सीखना शुरू किया। उस वक्त पाकिस्तान में कोई कंपनी भी नहीं थी, 2012 से इसकी कंपनी ज्यादातर स्टार्ट हुई हैं। तो मेरे ज्यादातर जो टीचर्स थे वो फॉरेनर्स थे। तो जब मैं सोलर सिस्टम की बात करता तो वो कहते सोलर सिस्टम नहीं होता, ये पीवी सिस्टम होता है। तो मैंने कहा जी पीवी सिस्टम, उन्होंने कहा रोशनी से बिजली पैदा करते हैं। मैंने कहा अच्छा ये रोशनी की बात करते हैं। तो मैंने क्या काम किया, मैंने जो फ्रिज होती है ना उसके ऊपर एक फ्रीजर होता है जिसमें बर्फ जमती है, तो मैंने एक बैटरी ली जो टार्च लाइट होती है, उस टार्च लाइट को मैंने फ्रीजर में रखा और सोलर पैनल के सामने रख दिया। मैंने कहा अगर ये रोशनी की बात करते हैं तो यहाँ पे इसको जनरेशन देनी चाहिए। तो वो मैंने जब फ्रीजर के अंदर उस सोलर पैनल को रखा तो उसने वहां पे भी कुछ ना कुछ जनरेशन दे दी। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ यार ये रोशनी से बिजली पैदा होती है। सो अब चूंकि सूरज की जो रोशनी है उसका अल्टरनेट कोई नहीं है, मतलब जितनी हमें लाइट फोटॉन्स सूरज की रोशनी में देखने को मिलते हैं उतना हमें किसी दूसरी लाइट में देखने को नहीं मिलते। सो यही वजह है कि इसको हम सोलर एनर्जी सिस्टम कहते हैं। जी सर, उम्मीद है आपको सोलर सिस्टम की समझ आ गई। बिल्कुल मुदस्सर, आपने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, और बहुत ही आम लफ्जों में, जो मेरे ख्याल से व्यूअर्स को भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सोलर सिस्टम हम कैसे कहते हैं। साथ ही साथ इसमें आपने फोटोसिंथेसिस, फोटोग्राफी, तो किस तरीके से कनेक्ट करके फोटोन का मतलब लाइट करके बताया बेहतरीन तरीके से। सेकंडली आपने जो है अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए फ्रीजर के अंदर जो है बैटरी डाली, वहां से जनरेशन आपको मिली। तो आपने ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी शेयर किया, बहुत अच्छे से और बेहतरीन अंदाज से किया। अब मेरा पूछना ये है कि जो है ना हमारे मुल्क में अक्सर जो है, जो हमारे बिलो लोअर मिडिल क्लास की है, तो ये लोअर मिडिल क्लास इसे कैसे अफोर्ड कर सकता है? अगर वो, पहली बात, अगर वो कोशिश भी करे तो उसके कितने एक्सपेंस आएंगे और कैसे वो इस सब एक्सपेंस को हैंडल कर पाएगा? जी मुदस्सर। जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसको मैं दो हिस्सों में, मतलब इससे मैं दो सवाल लूंगा और उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक तो ये आपने जैसे कि बात की कि लोअर लेवल पे जो लोग हैं वो इससे किस हद तक फायदा हासिल कर सकते हैं और उनका कितना एक्सपेंस जो है वो आने वाला है या कितने पैसे उनके पास हो तो वो इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। एक आपका क्वेश्चन ये, इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन को भी ऐड करूंगा, वो ये है कि हम सोलर सिस्टम पर आखिर चला क्या सकते हैं, क्योंकि ये भी कॉन्सेप्ट है ना कि देखिए जी आप हमें ये बताएं कि जी क्या ये एनर्जी सेवर मैं सिर्फ चला सकता हूँ, एयर कूलर पंखा चला सकता हूँ,
या इसके अलावा मैं कोई और स्टेप भी है या और चीजें भी है जिनको मैं चला सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको मुख्तसर सी एक बात बताता जाऊं, मुख्तसर अल्फाज में इसको एक्सप्लेन करता जाऊं, तो मैं ये कहूंगा कि आप छोटे से छोटा कम से कम पावर वाला इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से लेके पूरी की पूरी इंडस्ट्री को आप सोलर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमारे सामने बेतहाशा एग्जांपल्स हैं, और मैं आपको बताता जाऊं कि मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहां पे मैं एज ए इंस्ट्रक्टर जॉब भी कर रहा हूँ, 2010 से ही मैं जॉब कर रहा हूँ। तो वहां पे मेरा ट्रेड भी सोलर टेक्नीशियन है और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन है। तो हमारे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ कंपनीज में जो हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बात बता दूं कि बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज भी जिसमें सैकड़ों मोटर्स हैं और हजारों मशीनें हैं, लाखों आप समझे लैंप है, वो सब की सब चीजें जो है वो सोलर पे चल सकती है। सो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे, चूंकि अभी जो मैं एक्सप्लेन आगे करने जा रहा हूँ, जो आपके सवाल का जवाब देने जा रहा हूँ, उसमें हम मिनिमम चीजों पर आएंगे, क्योंकि आपने लो बजट की बात की। तो वो लोगों का कॉन्सेप्ट ये बन जाता है कि शायद इस पे यही चीजें चलती हैं या इसमें हम कम चीजें ही चला सकते हैं। लेकिन अब वो मैंने चीज आपको बता दी कि आप कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जिस लेवल पे आप चाहें, आपके पास बजट होना चाहिए, और उस बजट के में रहते हुए आप जो चीज मर्जी आप चला लें, आप कर सकते हैं। सो अभी हम लो बजट में आते हैं। तो लो बजट में देखें आप, मैंने यहाँ पे एक चीज बताता जाऊंगा, वो आप समझे कि मेरी तमाम बातों का जवाब वही होगा, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन भी करूंगा। वो ये है कि सोलर सिस्टम बाकी सब कामों की तरह ऐसे ही है कि आपके पास जितना बजट होगा आप उससे उतना ही मुस्तफीद हो रहे होंगे। जैसे वो कहावत है ना कि जितना गुड़ आप डालेंगे उतना मीठा आपको जो है वो उसमें मिलेगा। तो सेम इसमें भी ऐसे ही है कि अगर आपके पास 400 से 500 रुपया है, तो आप उस 400 500 रुपए में एक छोटा सोलर पैनल मिलता है 5 वाट का, उसको इस्तेमाल करते हुए आप सिर्फ और सिर्फ अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, या छोटी बैटरी जो मोबाइल की रेंज में है आप उसको चार्ज कर सकते हैं। सो ये हमारा मिनिमम बजट में आ गया। अब आपका बजट हो गया थोड़ा सा ज्यादा, अब आप क्या करेंगे, आपके पास हो गया 3,000 रुपया, तो 3,000 रुपए में फिर आपको 1,500 रुपए में, 1,500 से 3,000 रुपए तक आपको जो है प्रोडक्ट्स मिलती है। उसमें क्या होता है, उसमें आपको 2 लैंप मिलते हैं, और आपको मोबाइल चार्जिंग की एक पोर्ट देखने को मिलती है, यूएसबी पोर्ट देखने को मिलती है। सो ये आपका 1,500 से 3,000 रुपए तक ये आपको बना बनाया पोर्टेबल एक सिस्टम मिलता है। आप ये लाके, सोलर पैनल छोटा होता है डेफिनेटली, वो उसी हिसाब से आप उसको अपने छत पे लगा सकते हैं सोलर पैनल को, और सिर्फ लाइट और मोबाइल चार्जिंग जो ऑप्शन है वो आप उसमें जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। चूंकि मैंने आपको शुरू में बताया जितना बजट होगा उसी हिसाब से ही आपको आउटपुट मिलेगी। फिर इसी तरीके से थोड़ा सा इसको हम इंक्रीज करते हैं, तो आपके पास एक छोटा फैन उसमें देखने को मिलता है, और लाइट मिलती है, और आपको मोबाइल चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, तो वो तकरीबन 5,000 की रेंज में मिलता है। सेम इसी तरीके से अगर आप एक 150 वाट का पैनल लेते हैं, तो आप उस पर एक एयर कूलर चला सकते हैं, 2 छत वाले पंखे चला सकते हैं। सो ये आपको मैंने लो लेवल से लेके 5,000 10,000 तक जो है ये बजट आपको बता दिया। ये तो एक आम आदमी इससे कैसे मुस्तफीद हो सकता है। अब हम आ जाते हैं कि इसको थोड़ा सा वसी पैमाने पे हम इसको यूज करते हैं। तो मैं आपको अपने घर में बताऊं कि जो मैंने लगाया, 2 एयर कंडीशन हमने लगाए हुए हैं, दोनों सोलर पे चलते हैं। उसके अलावा जो है 2 वाटर पंप है, तीन तीन चार स्त्रियां हैं, वॉशिंग मशीन है, ओवन, हर चीज घर की जो है वो सोलर पे की है। तो ये जो मुकम्मल प्रोजेक्ट है जिसमें आपका मुकम्मल घर की चीजें आ जाती हैं, तो ये तकरीबन 4.5 लाख में लगता है। सो ये वही बात है कि आप जितना उसमें इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको वो पे बैक करेगा, उतना आपको वो आउटपुट जो है वो देगा। अब डेफिनेटली आप, अगर आपका कोई सोलर ट्यूबवेल सिस्टम है, तो सोलर ट्यूबवेल सिस्टम में क्या होता है कि आप जो है वो पानी, यानी सोलर पैनल लगाते हैं, और आप उससे जो है वो ट्यूबवेल की मोटर चलाते हैं और पानी हासिल करते हैं और अपनी फसलें काश्त करते हैं। तो अक्सर जो है, अक्सर क्या बल्कि मुख्तलिफ जो किसान है जो 3 फेज मोटर्स लगाते हैं, और 3 फेज मोटर्स का जो बिल उनको आ रहा होता है वो 50,000 आ रहा होता है, 40,000 आ रहा होता है, 80,000 आ रहा होता है, 1 लाख आ रहा होता है। तो हम उनको जाके मशवरा देते हैं कि आप अपने सोलर ट्यूबवेल को कन्वर्ट कर, आप अपने ट्यूबवेल को जो बिजली पर चल रहा है 3 फेज मीटर पे, आप उसको कन्वर्ट करवा लीजिए सोलर सिस्टम पे।
तो आपको जो बिल है, वो जो पैसे हैं, वो 1 साल में आपके पूरे हो जाएंगे। अब वो कैसे पूरे होंगे? डेफिनेटली जो सोलर ट्यूबवेल यहाँ पे हम लगा रहे हैं, वो तकरीबन 4 से 4.5 लाख रुपए का लगता है। तो एक ऐसा शख्स जिसका 40,000 रुपए या 50,000 रुपए बिल आ रहा है, तो वो आप समझे कि 10 महीनों में उसका वो, बल्कि 9 महीने में या 10 महीने में जो है उसकी वो पे बैक हो जाएगी, ROI हो जाएगी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। जो इन्वेस्ट उसने किया होगा वो उसको मिल जाएगा। बेतहाशा हम कंपेन इस पे करते हैं। अब हम अक्सर लोगों के पास जाते हैं, बताते हैं उन्हें। अब तो चूंकि लोग समझ चुके हैं और लोगों को इसके बारे में पता भी लग गया है, तो हम जो है वो लोगों को जब बताते हैं कि ये देखिए आप इसको सोलर पे करवाएं, तो वो कहते हैं जी कौन है जो 4, 4.5, 5 लाख रुपए भरे? भाई हम तो नहीं भरते, ये बिल ठीक है, 40,000 रुपए हम पे कर रहे हैं, ये ठीक है। 5 लाख रुपया कौन लगाए? पत्नी चलेगा नहीं चलेगा? तो उसी के जो है वो साथ ही जो बंदा कोई और किसान है वो लगवा लेता है। तो जब वो 10 महीने के बाद जब दूसरे से मिलते हैं, तो वो कहता है जी मैंने जो जो सोलर प्रोजेक्ट लगाया है, जो हम प्रोजेक्ट लगाते हैं, हमसे मुराद कोई भी वो कंपनी जो अच्छी प्रोडक्ट्स लगाती है, अच्छे ब्रांड के सोलर पैनल लगाती है, तो वो 25 ईयर उसकी वारंटी होती है। सोलर पैनल की जो वारंटी है इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे, वो 25 ईयर उसकी वारंटी है। यानी अब तो कंपनियां वारंटी कार्ड डॉक्यूमेंटेड आपको रिकॉर्ड दे रही हैं कि आप ये जो सोलर प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, ये 25 साल फ्री है। 25 साल तक तो गारंटी है ना, बाकी लाइफ तो उसकी, आप चाहे 50 साल आप उसको इस्तेमाल कर ले, 25 साल के बाद जाके ये 80% जो है वो आउटपुट देगा, 80% फिर भी आउटपुट देगा। तो वो बंदा जो 10 महीने के बाद फ्री है और वो कह रहा है कि अब मेरा ओके होगा काम, मैंने जो पैसे लगाए थे मेरे ओके फ्री, मुझे रिवर्स हो गए हैं, अब मेरा फ्री चल रहा है। तो ये लोग जो है ना, मतलब हमने ट्यूबवेल सिस्टम में बहुत जल्द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, डोमेस्टिक लेवल में भी है। लेकिन ये है कि उसमें 2 से 3 साल लग जाते हैं कि जितना आपने इन्वेस्ट किया होता है वो 2-3 सालों में पूरा हो जाता है। उसके बाद आप फ्री जो है इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो ये मैंने आपको मतलब बता दिया कि किस तरीके से आप मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी 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 मुदस्सर, आपने बड़े अच्छे और बड़े बेहतरीन अंदाज से बताया कि किस रेंज में से किस रेंज तक बंदा इसे कैसे कर सकता है, और साथ साथ आपने बिल का भी बता दिया कि इस किसी का इतना बिल है तो 10 महीने में वो इतना कर सकता है और निकाल सकता है। बड़े अच्छे नमूने से आपने पेश किया और अच्छे तरीके से समझाया। अब मतलब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिंपल एक क्वेश्चन पूछूंगा सोलर सिस्टम से, कि जैसे सोलर सिस्टम में बहुत सारी कंपनियां हैं, हम जो ये सोलर की प्लेट्स लेते हैं, तो इसमें कैसे डिफरेंशिएट करें मतलब कैसे हमें लगे कि ये कंपनी अच्छी है, कैसे हमें पता चले ये कंपनी अच्छी नहीं है? तो ये मेरे नॉलेज में भी इजाफा होगा, मेरे व्यूअर्स के नॉलेज में भी इजाफा होगा, अगर आप बताना चाहें तो प्लीज मुदस्सिर जी। जी जी। देखिए इसमें मैं आपको बड़ा मुख्तसर अल्फाज में आपको इसका जवाब दे दूंगा। वो ये है कि देखिए आप किसी ऐसे शख्स के पास जाएं जिसके पास किसी भी ब्रांड की डीलरशिप है। एक वो शख्स जो आपको प्रोडक्ट सेल कर रहा है, वो, अब सोलर की तमाम प्रोडक्ट्स की वारंटी होती है। आप इन्वर्टर ले लें वारंटी है, बैटरी ले लें वारंटी है, सोलर पैनल ले लें वारंटी है। तो जो बंदा आपको वारंटी कह रहा है, आपने सिर्फ जबानी वारंटी नहीं लेनी या उसके पैड पे वारंटी नहीं लेनी कि जी वो, अब पता क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, बी ग्रेड सी ग्रेड बहुत ज्यादा इसमें चल रहा है ना। तो लोग क्या करते हैं जी, वो कहते हैं जी लाइफ टाइम गारंटी है, 25 साल तो दूर की बात, लाइफ टाइम गारंटी है। आजकल तो ये बड़ा चल रहा है जी। एक दुकानदार हमारे पास इधर है, तो वो कहता है जी, वो गारंटी कार्ड पे पता क्या लिख के देता है, आपकी जिंदगी तक इसकी गारंटी है, जब तक आप जिंदा है तब तक इसकी गारंटी है। तो मतलब बात करने का मकसद ये है कि वो कैसे गारंटी है जी, इसका गारंटी कार्ड क्या है? मैं आपको लेटर पैड पे लिख के दे रहा हूँ, बल्कि लेटर पैड पे भी सिर्फ 15% जो लोग हैं वो लेटर पैड पे लिख के देते हैं। अदरवाइज 85% लोग जो है वो लिख के नहीं देते। वो कहता है बस जबान है भाई, तुझे कह दिया वारंटी है, टेंशन नहीं तूने लेनी, तू ओके है, बस चला जा। तो इस तरह इन बातों में नहीं आना। देखिए वो आपका अच्छा उसका ताल्लुक होगा, जो होगा वो ठीक है, लेकिन बिजनेस अपनी जगह पे, रिलेशन अपनी जगह पे। आपको क्या करना है, आपने उससे सिंपल सी बात करनी है। देखिए
अगर आप हमें बी ग्रेड चीज दे रहे हैं, इसका मतलब है अगर मैं बी ग्रेड के पैसे भर रहा हूं तो आप मुझे वाकई बताओ कि भैया आप बी ग्रेड के पैसे पे कर रहे हो तो बी ग्रेड ही लेके जा रहे हो। तो ये चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक, आपको इसका पता होना चाहिए। तो आप उसको बिल्कुल क्लियर बताएं ना। अगर आप दुकानदार हैं तो फिर भी उसको क्लियर बताएं, और अगर आप खरीद रहे हैं तो आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि अगर एक दुकानदार ने मुझे एक सोलर पैनल 4,000 का कहा है और वही सोलर पैनल सेम उसी कैपेसिटी में एक दुकानदार मुझे 2,200 रुपए का कह रहा है या 2,500 रुपए का कह रहा है, तो ये कैसे ए ग्रेड हो सकता है? डेफिनेटली वो बी ग्रेड दे रहा है, या आपको चूना लगा रहा है, या आपको कोई फिल्म सुनाने वाला है और आप फिल्म सुनने के लिए तैयार हो जाए। सो पहले नंबर पे मैं दो दो चीजें यहाँ पे कहूंगा। एक तो कस्टमर को सच सुनने की आदत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए उसके अंदर, कि अगर दुकानदार आपको कहता है कि भाई तूने पैसे बी ग्रेड के दिए हैं तो तू बी ग्रेड ही लेके जा रहा है, उसको पता हो कि हाँ यार मैं नहीं वो अफोर्ड कर सकता, तो चलो जी जब तक चलेगा मेरी किस्मत है। और दूसरे नंबर पे दुकानदार को भी बिल्कुल सीधी बात बतानी चाहिए। बड़े पंगे हमने देखे हैं मार्केट में पड़े होते हैं जी, अदालतों पे केस जी, जो 15% लोग जिन्होंने वो लेटर पैड पे लिख के दिया होता है ना, उनके कोई कंज्यूमर कोर्ट और इस तरह के मामला सामने देखने को मिले होते हैं, क्योंकि वो उन्होंने बी ग्रेड को दिए हुए। तो जब आप पैसे भी बी ग्रेड के ले रहे हो, चीज भी बी ग्रेड दे रहे हो, तो अपने गले अजाब किस चीज का डाल रहे हो कि भाई इसकी 25 साल वारंटी है, तेरी जिंदगी तक गारंटी है और ये लाइफ टाइम वारंटी है, जरूरत ही नहीं है। तो दुकानदारों को मेरा ये मैसेज है कि भाई अगर आप बी ग्रेड दे रहे हो तो सीधी बात उसको बताओ कि तूने पैसे बी ग्रेड के दिए, और जो कस्टमर है उसमें भी सच सुनने की हौसला होना चाहिए, तो वो उसको देख ले। तो इसमें आपको अब क्या करना है, आपको एक अथेंटिक डीलर जो है उससे चीज परचेज करनी है, वारंटी कार्ड के बगैर। डेफिनेटली अगर आप एक्स वाई जी कंपनी, जो भी कंपनी, जो ब्रांड आप परचेज कर रहे हैं, मैं फर्ज के कहता हूं ए टू जी सोलर हमारी कंपनी है, तो उस कंपनी के नाम का, ए टू जी सोलर के उस कंपनी के नाम का आपका जो है वो वारंटी कार्ड होना चाहिए। दुकानदार के पैड पे नहीं, उस कंपनी का वारंटी कार्ड हो। भाई अगर वारंटी है तो वारंटी कार्ड तो आया होगा, बिल्कुल आएगा, वो कंपनी का वारंटी कार्ड आप हमें, तो वारंटी कार्ड आप उससे लें। और कोशिश करें, उसको कहें कि अगर ये, उसको कहें कि इसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप हमें दें। ये मैं सोलर पैनल खरीदने की बात कर रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सोलर पैनल में होती है। तो मैं इसको मुख्तसर अल्फाज में दोबारा बताता हूँ। पहला की पॉइंट, मेन डीलर से लें जिसके पास किसी प्रोडक्ट की डीलरशिप हो। दूसरा पॉइंट आपको ये बताया कि वारंटी कार्ड लाजमी लें जो कि उसी प्रोडक्ट के कंपनी के नेम से हो। ठीक है, ये मतलब जो है ना वो मेन जो चीज है वो मैंने आपको इसके बारे में बता दी कि वारंटी कार्ड लाजमी दे, ये सारी चीजें लाजमी दे। और तीसरे नंबर पे आप उसको कहे कि मुझे इस प्रोडक्ट के डॉक्यूमेंट्स दें। अब बी ग्रेड सेल करने वाले को पता ही नहीं होता कि प्रोडक्ट के डॉक्यूमेंट से क्या मुराद है, जबकि ए ग्रेड प्रोडक्ट सेल करने वाले के जो कंपनी है वो उसको उसके डॉक्यूमेंट्स देती है कि ये आपकी प्रोडक्ट है और आपके ये उसके डॉक्यूमेंट्स हैं। अब मैं दुकानदार हूं तो कंपनी मुझे देती है, मेरे से 99.9% कस्टमर डॉक्यूमेंट्स की डिमांड नहीं करते, लेकिन वो जो 0.1% कस्टमर है अगर वो डिमांड करता है तो डेफिनेटली मेरे पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और मुझे पता होगा कि भाई डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। तो आप वारंटी कार्ड लाजमी लें, डीलर से लें और डॉक्यूमेंट्स की उससे डिमांड करें। तीन चीजें जो बंदा आपको दे रहा है इट्स मीन कि वो चीज ओके है। बिल्कुल जी मुदस्सर, आपने बड़े अच्छे से और बड़े बेहतरीन तरीके से जबरदस्त नमूने से आपने इसको पेश किया और बोला कि पहले उससे लो जिसके पास डीलरशिप हो, सेकंडली उसके पास उसी कंपनी का वारंटी कार्ड हो, थर्डली आपने बोला कि उसके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आप डॉक्यूमेंट्स का पूछें। तो मुझे भी समझ में आ गया होगा, मेरे नाजरीन को उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपने डीलर से लेना है, वारंटी कार्ड उसी कंपनी का चेक करना है और थर्डली डॉक्यूमेंट्स का पूछना है। तो सोलर सिस्टम के हिसाब से बहुत सारी चीजें हो गई। जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज में भी नाजरीन से वादा किया था कि मुदस्सर भाई आज हमें जो है यूट्यूब के मुतालिक भी कुछ बताएंगे। तो आजकल जो नए जो यूट्यूबर हैं मेरे जैसे, तो उन सबको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंजन एसईओ का बड़ा मसला होता है, तो इस पे आप रोशनी डालें। जी जी भाई। देखिए एसईओ जैसे आपने बता दिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो ये बड़ी सिंपल सा है कि आपकी जो वीडियो है अगर वो सर्च करने में आ रही है इट्स मीन कि आपका चैनल जल्दी ग्रो करने वाला है
आपके चैनल पे व्यूज मैक्सिमम आने वाले हैं, आपको सब्सक्राइबर और वॉच टाइम जल्द से जल्द मिलने वाला है। अगर सर्च में आपकी वीडियो नहीं आ रही, सो आप जितना मर्जी अच्छा कंटेंट बना ले, जो मर्जी कर ले, कभी भी आपका चैनल प्रमोट नहीं होने वाला। तो ये एसईओ जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि कुछ चीजें हैं एसईओ में, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। सबसे मेन और मेजर पॉइंट तो ये है कि आप जो थंबनेल बना रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि आपने इस वीडियो में करना क्या है, बताना क्या है, ठीक है। और फिर आपको पता लग गया, ठीक है, मैं ये आज मैं इस चीज की वीडियो बना रहा हूँ, या सोलर की वीडियो बना रहा हूँ, या जो भी चीज है मैं इस टॉपिक्स पर वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको पता लग गया कि ठीक है, मेरा टारगेटेड पॉइंट ये है। आपको पहले अपने तौर पे मुतमिन होना है। एसईओ का मैं इसको पार्ट कहता हूँ। इसमें फिजिकली आपने कुछ नहीं करना, बस आपने मेंटली तौर पे तैयार होना कि मैंने इस सब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया, मैंने इसी पर ही बात करनी। फिर उसके मुतालिक आपने अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना है। अट्रैक्टिव थंबनेल बनाने से मुराद ये है कि वो क्लिक बैक वाला ऐसा ना हो कि जी वो आपने अंदर वीडियो में कोई बात है और आपने थंबनेल कोई और लगा दिया, ऐसा ना हो। लेकिन थंबनेल अट्रैक्टिव हो, कि जो थंबनेल से मुराद जो होता है, जो फ्रंट पे तस्वीर आ रही होती है। डेफिनेटली मैं अगर कोई भी मतलब लिखता हूँ कि हाउ टू क्रिएट ए फेसबुक अकाउंट लिखता हूँ, या जीमेल अकाउंट अगर मैं लिखता हूँ, तो जिसका थंबनेल ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, मैं उसकी तरफ ज्यादा जाऊंगा और मैं उसको ज्यादा अट्रैक्ट कर लूंगा। तो इसी तरीके से आपका जो थंबनेल है वो ज्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसके बाद जो आप टाइप कर रहे हैं, जो टाइटल आपका है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैसे कि आपने, हम क्या करते हैं, मैंने नया नया चैनल बनाया यूट्यूब पे, तो मैंने उसमें लिख दिया मुदस्सिर रहमान फ्रॉम जंग। हमारी पहली ख्वाहिश ये होती है कि मेरा नाम सर्च होना चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए, मेरा नाम प्रमोट होना चाहिए। तो मेरी भी कोशिश यही थी। तो मैंने लिखा मुदस्सिर रहमान इज द मोस्ट पॉपुलर पर्सनैलिटी इन जंग, मुदस्सिर रहमान इज अ गुड बॉय। मतलब मैंने इस तरीके से जो है ना, वो टाइटल जो है वो चीजें देने लगी। और अचीवमेंट्स ऑफ मुदस्सिर रहमान, मतलब वीडियो में चाहे मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, लेकिन मैं टाइटल में अपना नाम, अपना बस मेरा शहर, मेरा नाम, मेरा नाम, ये चीजें दे रहा हूँ, जबकि जो वीडियो में है वो बता ही नहीं रहा। तो कोई आदमी ये क्यों सर्च करेगा कि मुदस्सिर रहमान की अचीवमेंट क्या है, उसको क्या उससे फर्क पड़ने वाला है। उसको वो सर्च करना है जो उसके मतलब की चीज है। तो आप बजाय इसके कि अपने आप को प्रमोट करें, हाँ लास्ट में अपने चैनल का नाम देना चाहते हैं, आपके पास टेक्स्ट बाकी आप दे सकते हैं, लेकिन जो वीडियो में है आप उसको टाइटल दें। अब सही टाइटल लगाने का तरीकेकार क्या है, मैंने आप मुझे कोई भी, आपका चैनल किस टॉपिक पर है आप मुझे बताएं। मेडिकल के हिसाब से। मेडिकल के हिसाब से है। आपने डिप्रेशन और पर वीडियो बनाना, ठीक है, तो आपने यूट्यूब पे डिप्रेशन लिखना है, यूट्यूब में जाकर। ये मैं बहुत आपको एक एसईओ की बहुत मेन पॉइंट आपको बताने वाला। आपने डिप्रेशन लिखना है, उससे जब नीचे आप देखेंगे कि क्या क्या चीजें आ रही हैं, आप देखते हैं कि मैं लिखता हूं कोई भी चीज अगर मुझे सर्च करनी है तो मैं मुकम्मल नहीं लिखता, हम थोड़ा सा टाइप करते हैं और वो जो नीचे सामने मिलता है हम उसी पे क्लिक करके वो देख लेते हैं। तो आपने जो टाइटल लिखना है, जो आपका टॉपिक है, उसको थोड़ा सा आप यूट्यूब में लिखें। यूट्यूब आपको खुद बता देगा कि भाई इसका टाइटल ये रखो। तो जो यूट्यूब के सर्च में आ रहा है आपने वही टाइटल, लेकिन ये ना हो कि आप कह रहे हैं जी टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, तो आप डिप्रेशन की टाइप्स पर वीडियो बना रहे हैं, तो वो आप लिख दीजिए डिप्रेशन मेडिसिन, आप उसमें लिख दे, तो वो भी गलत हो जाएगा ना, क्योंकि आपने मेडिसिन का जिक्र ही नहीं करना, आपने टाइप्स का जिक्र करना है। तो उसी रिलेटेड जो टाइटल आपको वहां से मिल रहा है, आप वो वहां से टाइटल अच्छा लगा दें। फिर सेम वही टाइटल कॉपी करें, डिस्क्रिप्शन में दें, सेम वही टाइटल कॉपी करें, टैग में दें। फिर क्या करना आपने, फिर उसके बाद आता है जी टाइटल। अब मैंने पहले बात की कि आपके पास मेन टॉपिक आ गया, सब्जेक्ट आ गया जिस पर आपने वीडियो बनानी है। फिर थंबनेल अट्रैक्टिव हो, सादा हो, बिल्कुल सादा, उस पे यानी बैकग्राउंड व्हाइट हो, आपकी तस्वीर हो, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फेस ज्यादा अट्रैक्ट करता है ना। आपकी तस्वीर एक साइड पे हो, ऊपर एक बॉर्डर पट्टी हो जिसपे आपने उर्दू में लिखा हो या इंग्लिश में लिखा हो, और एक साइड पे आपने इंग्लिश में लिखा हो, क्योंकि उर्दू और इंग्लिश दोनों में वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए सब्जेक्ट।
क्योंकि अगर मैं अपनी ऑडियंस की अगर आपको बात बताता हूँ, मेरे चैनल पे जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसमें आप ये देखिए कि तकरीबन 35 to 45% मेरी जो वीडियोस हैं वो इंडिया में देखी जाती हैं। तो अगर मैं टोटल उर्दू लिखूंगा तो उर्दू शायद उनको समझ नहीं पाएंगे, तो मैं इंग्लिश में कुछ ना कुछ टाइप कर देता हूँ, बल्कि मैं तो कुछ वीडियो में हिंदी भी टाइप कर देता हूँ, ताकि जो मेरी टारगेटेड ऑडियंस 35% मुझे वहां से मिल रही है, अगर मैं खाली उर्दू लिखूंगा तो वो मिस ना हो जाए। तो अगर आप खाली उर्दू लिखेंगे तो कोई बंदा जो इंग्लिश कुछ ना कुछ समझ सकता है, जो उर्दू नहीं समझता लिखी हुई, तो वो आपने लाजमी लिखना है। थंबनेल में इंग्लिश और उर्दू दोनों को आपने लाना है, और इतना बारीक नहीं लिखना, इतनी ज्यादा चीजें नहीं बता देनी कि ये सारी वीडियो ही बता दी थंबनेल पे। मुख्तसर सा आपने बताना है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। सोलर सिस्टम, मैंने एक साइड पे तस्वीर लगाई अपनी, तस्वीर लगाने के बाद मैंने एक साइड पे लिख दिया सोलर सिस्टम से क्या मुराद है, ये लिख दिया। ऊपर बॉर्डर में लिख दिया व्हाट इज सोलर सिस्टम। तो इट्स बेस्ट थंबनेल। आपने थंबनेल अच्छा बना लिया, आपने टाइटल अच्छा दे दिया, अब डिस्क्रिप्शन आपकी आ जाती है। डिस्क्रिप्शन में आप कोशिश करें उसके रिलेटेड जो आपने वीडियो में बताया है वो टाइप करें, इंग्लिश में टाइप कर दें, रोमन उर्दू में कर दें, जिसमें भी है टाइप कर दें। उससे क्या होगा कि वो टाइप किए हुए अल्फाज में से कोई भी अल्फाज जब बंदा सर्च करेगा तब भी आपकी वीडियो सामने आ जाएगी। यानी डिस्क्रिप्शन लाजमी लिखें, लोग डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते। डिस्क्रिप्शन आपने लाजमी लिखनी है। डिस्क्रिप्शन में बताएं कि ये चीजें मैं आज की वीडियो में बताने लगा हूं, चाहे 2 लाइनें बता दे, 3 बता दे, लाजमी बताएं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपने अपने सोशल लिंक देने हैं। और याद रहे कि कभी भी मोबाइल नंबर आपने जो पर्सनल है वो यूट्यूब पे कभी भी नंबर नहीं देना, क्योंकि आप शुरू में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अपना एग्जैक्ट होम एड्रेस ना दें, आप मोबाइल नंबर ना दें। हाँ, फेसबुक आईडी दे दें या कुछ ऐसी चीज दे दे, ठीक है, वो आपका एक्स्ट्रा एक है। या आप कोई भी सोशल लिंक है जो देना चाहते हैं दे दे। अदरवाइज जाती नंबर ना दे, कभी भी किसी वीडियो में भी शेयर ना करें, और आप उस पर भी ना करें। जो मेरे सीनियर हैं शुरू में उन्होंने मुझसे कहा कि जाती नंबर ना दे, ये ना दे, एक अलग नंबर ले ले, उसको आप यूट्यूब पे दे दे। तो मैंने कहा शायद ये मेरे कंपेटिटर हैं, तो ये चाहते हैं कि जी लोग मुझसे राब्ता करके मुझसे ज्यादा फायदा ना हासिल करें। तो मैंने अपनी एक वीडियो में अपना जाती नंबर लिखा था, और वो शुरू में तो जब 200 सब्सक्राइबर थे तो मसला नहीं हुआ, काले आती थी, मैं सुनता था और मैं इस चीज को एग्री भी करता था कि उन्होंने मुझे गलत कहा कि मोबाइल नंबर लिखे, जबकि मेरे मोबाइल नंबर पे देने से मुझे काले आ रही हैं और काले आने से मुझे ऑर्डर मिल रहे हैं सोलर के, ये तो अच्छी बात है। लेकिन जब वो सब्सक्राइबर 3000 4000 पे पहुंचे तो मेरा जीना आराम हो गया। कोई बंदा रात 3 बजे कॉल कर रहा है, जी मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ जी, लेकिन मेरा घर जो है वो मुल्तान में है, तो मैंने सोलर लगवाना है। तो इंग्लैंड में भाई इस टाइम दिन होगा, यहाँ तो रात है ना। तो कोई सऊदी अरब से बात कर रहा है, जी भाई हमारे तो यहाँ पे असर का टाइम है, आपके यहाँ पे क्या टाइम होगा। तो वो तंग कर दें, आपका जीना आराम कर देंगे। अपना जाती नंबर कभी नहीं देना, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। फिर आता है टैग। टैग में आपने क्या लिखना है? टैग में आपने कोशिश करनी है कि आपके टाइटल के रिलेटेड ही चीजें हों, ठीक है। अब वो चीजें टैग में, अब चाहे वो चीजें उसमें हैं या नहीं है, अब जैसे डिप्रेशन आपने लिखा, टैग में आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज डिप्रेशन, टाइप्स ऑफ डिप्रेशन, उसके बाद काजेज ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन मेडिसिन। यानी जो चीजें वीडियो में नहीं भी हैं वो भी आपने लिखनी है। अब टैग का मतलब क्या होता है कि इनमें से कोई भी टॉपिक अगर वो बंदा सर्च करता है तो फिर भी मेरी वीडियो आ चुकी है, ताकि वो बंदा उससे पता लग जाए कि अच्छा यार ये चैनल भी इससे रिलेटेड जो है वो वीडियो बनाता है। तो आपको ये पता लग गया कि अब टैग में आपने टॉपिक वही रखना है। ये नहीं है कि आप वो जनाब डिप्रेशन पे बात कर रहे हैं और टैग आप लिखें कि मोटापे को कैसे कम किया जाता है, या आप उसको कहें कि जी आपने मॉर्निंग वॉक कैसे की, ये चीजें नहीं है। आपने उसी के रिलेटेड जो है वो चीजें उसमें ऐड करनी है, और वो आपको ऑटोमेटिकली वो कहाँ से, वो टैग कहाँ से मिलेंगे, वो भी आपको यूट्यूब से मिल जाएंगे। या आप ट्यूब बडी के नाम से ना, ट्यूब बडी के नाम से वेबसाइट पे आप टाइप करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको बताता जाएगा कि इस टाइटल के मुताबिक ये टैग आपको जो है वो लगाने हैं। अच्छा, जब आपने क्या किया, जब आपने वो थंबनेल अच्छा बना लिया, आपने टाइटल अच्छा दे दिया, आपने डिस्क्रिप्शन अच्छी लिख दी, डिस्क्रिप्शन के बाद आपने जो है वो टैग अच्छे लगा दिए,
तो फिर आपने जो है इसके बाद आपने ये देखना है कि मैंने वीडियो अपलोड कब करनी, मेरी ऑडियंस कब होती है। तो वो आपको आपके वो एनालिटिक्स से भी पता लग जाता है, या आपको ये पता लग जाएगा कि मेरे 7 से 8 बजे लोग जाग रहे होते हैं, या मेरी टारगेटेड ऑडियंस क्या है। तो आप उस हिसाब से जो है उस टाइम पे वीडियो अपलोड करें, और आपकी वीडियो अपलोड करने का टाइम एक मखसूस हो। मखसूस से मुराद ये है कि मेरी जो वीडियोस होती हैं वो शाम 7 बजे से रात 10 बजे के दरमियान में वीडियो अपलोड करता हूँ। तो लोगों को पता हो कि अच्छा यार इस टाइम है। अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं तो आपका अगर टाइम एक एग्जैक्ट फिक्स होगा तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है कि रात 8 बजे या वीडियो अपलोड करता है, हफ्ते में 2 वीडियो अपलोड करता है या हफ्ते में 1 करता है। इसके बाद जो है आप कोशिश करें कि आप जो है वो इस चीज पे मद्देनजर रखें कि अगर मैं हफ्ते में 1 वीडियो बना सकता हूं तो 1 ही बनाएं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम पहले हफ्ते पहले महीने में हम बहुत ज्यादा वीडियो अपलोड करते हैं, फिर दूसरे महीने में पूरे महीने में 2 वीडियो अपलोड करते हैं, तीसरे महीने में हम पूरे महीने में 1 वीडियो अपलोड करते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो हमारी आती है 6 महीने के बाद। ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं कि भाई व्यूज तो हमें आ नहीं रहे, कोई हमें देख तो रहा नहीं है। भाई कोई आपको क्यों देखेगा, क्योंकि आपके जो चैनल है उस पर कंटेंट ही बहुत कम है। ठीक है, तो आपने पहली 50 से 70 वीडियो समझनी है कि मैंने इन वीडियोस पे मुझे व्यूज नहीं चाहिए, इन वीडियोस के बदले मुझे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, इन वीडियो के बदले मुझे वॉच टाइम नहीं चाहिए। जब आपका फोकस शुरू में सब्सक्राइबर, वॉच टाइम, व्यूज पे होगा, आप बहुत तंग हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और आप, मैं नहीं समझता कि आप बहुत जल्दी कामयाब होंगे। आपका जब मकसद ये होगा कि भाई मैंने पहली 50 वीडियो, पहली 60 वीडियो सिर्फ डालनी है, और उसके बाद मैंने देखना है कि मेरे व्यूज कहां तक पहुंचे हैं, तो आपको डिमोटिवेशन नहीं होगी। मसला ये है कि एक बंदे को मैंने मोटिवेट किया कि यूट्यूब चैनल बनाओ, बेहतरीन है, फायदा है, अर्निंग है, सब कुछ है। उसने कहा ठीक है, उसने बहुत अच्छी वीडियो बनाई, बड़ी मेहनत करके 3-4 दिन लगा के वीडियो बनाई, अच्छा डीएसएलआर कैमरा रेंट पे लिया, ये किया वो किया, और फिर जाके वीडियो बनाई, फिर उसने अपलोड की, बहुत अच्छे तरीके से टाइटल और वो सब कुछ लगाया। और 1 हफ्ते के बाद वो मुझे मिला, तो मैंने कहा सुनाए कितनी वीडियो फिर अपलोड की। कह रहा कोई फायदा ही नहीं है। मैं कहा क्यों? कह रहा सिर्फ 5 व्यूज आए, जिसमें से 3 मरतबा वो वीडियो मैंने देखी थी। तो मैंने कहा वीडियो भैया आपने कितनी अपलोड की? कहता वो ये एक। तो मैंने कहा यार ऐसे नहीं होता। मैं आपको अपनी बताता हूँ, मैंने जब अपना चैनल बनाया था तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था भाई इससे अर्निंग भी होती है या नहीं होती, सब्सक्राइबर क्या होते हैं नहीं पता था, वॉच टाइम क्या होता नहीं पता था। बस मुझे ये था कि मैं फेसबुक पे बहुत ज्यादा एक्टिव था, बहुत ज्यादा एक्टिव था, मतलब जितनी भी 2016-17 तक जो भी मेरी एक्टिविटीज हैं वो फेसबुक पे थी। लेकिन फिर 2018 के बाद जो है वो मैंने उसको जो है यूट्यूब पर आया, तो मैं वीडियो अपलोड करता जा रहा था, मुझे नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं। यूट्यूब का ये असूल है कि अगर आप एक मुसलसल काम कर रहे हैं तो वो आपकी एक वीडियो लास्ट वायरल करेगा। अगर आप एक यूट्यूबर भी हैं और आप यूट्यूब पर काम भी कर रहे हैं और आप मुसलसल काम कर रहे हैं, तो आपको मेरी ये बात बहुत याद आएगी। मैं अगेन उस बात को दोहरा रहा हूं कि अगर आप मुसलसल काम कर रहे हैं तो यूट्यूब आपकी एक वीडियो लाजमी वायरल करेगा। वो ये नहीं है कि जो सबसे अच्छी वीडियो होगी जिस पे आप मेहनत करेंगे, आपको नहीं पता वो वीडियो कौन सी होगी। मैं आपको अपनी बताऊं, मेरे तकरीबन कोई 60 एक वीडियो थी, तो मेरे जो सब्सक्राइबर थे वो 870-80 सब्सक्राइबर थे, मुझे याद है 870 सब्सक्राइबर, और तकरीबन 60-70 के करीब वीडियो थी। तो मैंने एक वीडियो बनाई सोलर एयर कंडीशन पे, सोलर एसी पे ना, और वो बड़ी बेकार सी वीडियो थी, मतलब मैं नहीं समझता कि उस पर मैंने कोई एडिटिंग की, कोई लाइटिंग नहीं था, कोई माइक नहीं लगा हुआ था, कुछ भी नहीं था। एम ही खड़े होके बस मैंने वो वीडियो बनाई, और यूट्यूब ने सिर्फ इस बात पे कि बंदा रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहा है, उसने वो मेरी वीडियो वायरल कर दी। और मैं जब मतलब रात को मैंने वो वीडियो लास्ट अपलोड की और मैंने देखा कि अच्छा तो 800 इतना सब्सक्राइबर है। जब मैं सुबह उठा तो मेरे 4000 और कुछ सब्सक्राइबर थे। फिर मगरिब की नमाज के बाद मेरे 9000 सब्सक्राइबर, और उस वीडियो पे मेरे जो व्यूज थे वो 3 लाख थे। फिर अगले दिन 4 लाख हो गए, फिर अगले दिन 5 लाख हो गए। तो वो उसने वो वायरल कर दी, ऐसे ही वायरल कर दी। और मुझे वो मेरे सीनियर की बात याद आ गई कि यूट्यूब आपकी एक वीडियो लाजमी वायरल करेगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको रेगुलर होना पड़ेगा।
जैसा मर्जी काम करें, रेगुलर हो, बस ये बहुत जरूरी है। तो वो उनकी बात 100% ठीक थी। और उस वीडियो ने एक हफ्ते में मेरे चैनल को 30,000 सब्सक्राइबर पे ले आया, सिर्फ उस एक वीडियो ने 30,000 सब्सक्राइबर लाई, फिर रुक गए। ठीक है, फिर बाकी मैं मुझे मोटिवेशन मिली, मैं काम करना शुरू कर दिया। आज उस वीडियो पे मेरा ख्याल है कि 1.3 मिलियन से ज्यादा, 13 लाख से ज्यादा व्यूज है। अगर आप गूगल पे सोलर AC A to Z सोलर लिखेंगे ना, तो वो वीडियो आ जाएगी। उसमें कोई खास कुछ मेहनत नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल मैं समझता हूँ एमी वीडियो। लेकिन क्या है कि 1.3 और 1.37 मिलियन उसके सब्सक्राइबर है, तो यही व्यूज है, सॉरी। तो बात करने का मकसद ये है कि यूट्यूब पे आपको मुस्तकिल मिजाजी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो स्टार्ट में इतनी ज्यादा लंबी ना बनाए कि लोग बोर हो जाएं। स्टार्ट में कम वीडियो बनाए, मिनिमम 2 मिनट, मैक्सिमम 4 मिनट, ताकि आपका ट्रस्ट जो है वो लोगों पर बिल्डअप होकर, अच्छा यार मैं इसको सुनता हूँ। ठीक है। और अगर आप शुरू में लोग कहते हैं कि मैं 20 मिनट की वीडियो डालूंगा तभी मेरा वॉच टाइम ज्यादा आएगा ना, यही गलती करते हैं लोग। 1 मिनट देखते हैं, कहते हैं 20 मिनट की वीडियो कौन देखे, मैं क्या करूं। लेकिन अगर 2 ढाई मिनट 3 मिनट की वीडियो होगी ना, तो लोग देखेंगे, तो वो उससे ज्यादा उस पर प्रॉफिट देखने को मिलेगा। सो बातें बहुत ज्यादा है, लेकिन ये है कि आपको मैंने मुख्तसर अल्फाज में वो सारी चीजें बता दी कि जो यूट्यूब चैनल में होती हैं। बस मेन चीज यही है कि मुसलसल रहें। ठीक है, आप उसको मुसलसल आप उस पर कंटेंट डालते रहें, व्यूज का, सब्सक्राइबर का लालच नहीं करना। 70 वीडियो तक जो बंदा इस चीज पे एग्री हो गया ना, बहुत दिल करता है कि यार मैंने इतनी मेहनत की और सिर्फ 10 व्यूज, इतनी मेहनत की और सिर्फ 7 व्यूज, उस 7 में से 5 मरतबा तो मैंने वीडियो देखी, तो दो व्यूज है। तो ये 70 वीडियो तक भूल जाए क्या सब्सक्राइबर है क्या कुछ है। 100% श्योर बात है कि आपकी वीडियो लाजमी वायरल होगी और आपका चैनल लाजमी ग्रो करेगा। बस आपको मुस्तकिल मिजाजी रखनी है। दरअसल भाई आपने बड़े अच्छे से, बड़े बेहतरीन तरीके से और बड़ी गहराई से एक एक चीज बताई आपने, बड़ी बारीकी से। टाइम भी बहुत हो गया है। मैं बस आपकी चीजों को चंद कि आपने थंबनेल अच्छा बनाना है ताकि आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों पे पड़े वो अच्छा पड़े। उसके बाद जो है आपने टाइटल अच्छा देना है और डिस्क्रिप्शन में अच्छी चीजें लिखनी है, टैग अच्छे से करना है और सादी वीडियो रखनी है और मुश्किल मिजाजी रखनी है, लगातार वीडियो अपलोड करनी है। और ये सारी चीजें आपने बताई। अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अब आखिरी सवाल है आपसे कि हमारे व्यूअर्स को कोई अच्छा सा मैसेज दे दे मुख्तसर सा, तो फिर हम इस वीडियो का क्या कहते हैं एंड करें जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें एक एक चीज मैं लास्ट मैसेज से पहले जो है वो पहले वाली बात में इसको क्लियर करता हूँ कि देखिए, थंबनेल में मैंने आपको कहा कि आपने गलत चीज नहीं बतानी जो उसमें ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल सादा बनाएं, थोड़ा सा मिर्च मसाला आपको लगाना पड़ेगा उसमें। ठीक है, अगर आप मतलब खाली डिप्रेशन लिखेंगे तो वो उसमें शायद लोग कहेंगे नहीं। लेकिन अगर आप इसको ऐसे लिख देंगे कि अगर आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी है तो इस वीडियो को देखें, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी, यानी इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ उसमें अट्रैक्टिव लिखना पड़ेगा, तो वो उसमें ज्यादा अट्रैक्शन होगी। अब लास्ट मैसेज की आपने बात की तो मैं इसको ये हमेशा की तरह यही कहूंगा कि जरूरी नहीं है कि आप अच्छा स्टार्ट करें, जरूरी नहीं है कि आप अच्छा स्टार्ट करें, जरूरी ये है कि आप स्टार्ट करें। जब आप स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी तमाम गलतियां, वो चीजें साथ साथ क्लियर होती जाएंगी। सो ये मेरा लास्ट मैसेज है। जी मुदस्सर भाई, आपने बड़े अच्छे तरीके से, जरूरी नहीं है कि आप अच्छा स्टार्ट करें, जरूरी ये है कि आप स्टार्ट करें। ये हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज है। आपका मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने बड़ी अच्छे से आज सोलर सिस्टम को प्लस में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूट्यूब पे कैसे करनी है, बड़े बेहतरीन तरीके से और बड़ी बारीकी से एक एक चीज क्लियर की। मुझे भी क्लियर हुआ, उम्मीद है व्यूअर्स को भी क्लियर होगा। तो मैं आपका दिल से, तहे दिल से थैंक्स, शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ। और मैं व्यूअर्स को अर्ज करना चाहता हूँ कि खुदारा कोरोना चल रहा है, एहतियात बरतें, घर से बाहर निकलें तो मास्क पहने, बाहर से जब घर आए तो अपने हाथ साबुन से धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक साबुन लगा रहा। और उसके अलावा जब भी कफ करें, स्नीज करें, अपने हाथ साबुन से धोएं। और खाने में
फ्रेश वेजिटेबल और जो है फ्रूट, फ्रेश फ्रूट खाएं, जिससे आपके फाइबर्स जिनसे आपको मिलेंगे। और इससे अगर आप एहतियात रहेंगे तो आपके अपने भी महफूज रहेंगे। जी नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार एक और नई शख्सियत के साथ, एक और ग्रेट पर्सनालिटी के साथ, नई वीडियो के साथ आएंगे। जी मुदस्सिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू भाई।